तो क्लास 12 केमिस्ट्री के मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लेना, आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें कि 2026 में 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी लेता हूं भैया, इस बार केमिस्ट्री में 70 में 65 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना 12th केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर के, यानी कि जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, पूरे चैप्टर के 70 ऐसे टॉपिक को चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक। अगर इन टॉपिक को पढ़ लेते हो भैया ना, तो आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना केमिस्ट्री के, चाहे 10 साल 15 साल से वो पढ़ा रहा हो, लेकिन वो यही कहेगा बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी गारंटी लेता हूं भैया, इन टॉपिक्स में से ज्यादातर टॉपिक इस बार आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इससे पास होते हैं। तो बस इतना पढ़ लो, पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है उसको आप ही बड़ी फैमिली में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम क्या समझने वाले हैं। देखो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, उनको समझेंगे। टोटल 70 टॉपिक मैंने लिया है 10 चैप्टर से, और एक एक चैप्टर वाइज मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है बेटा विलयन चैप्टर। अब विलयन चैप्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे जहन में न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हेनरी का नियम। अगर आप विलयन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको हेनरी का नियम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, तो हेनरी का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में मोलरता क्या होता है, अब मोलरता डायरेक्टली भी पूछा जाता है। उसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे मोलरता का। ठीक है, तो मोलरता टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। अब हेनरी का नियम क्या है, मैंने आपको बताया ही है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मोलरता क्या है, ठीक है, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर मोलैलिटी आता है, मोललता, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। यही सब तो है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आते हैं। और आपको यह भी पता है कि हमारे केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, 2-3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर विलयन, सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन, और थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगत। बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल ना तो हैं और ना ही आएंगे कभी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके मोल प्रभाज या मोल अंश हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसी चैप्टर में एक और नियम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, राउल्ट का नियम, इसकी सीमाएं, ये सब पढ़ लेना। बेसिकली ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पे ना, सॉल्यूशन फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। उसके बाद में परासरण दाब, परासरण अथवा परासरण दाब क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, तो आपके जो ये 6 टॉपिक्स हैं ना, जो मैंने आपको बताया, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 6 टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर विलेन से। ठीक है, इन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब कुछ बच्चे जो जीनियस हैं वो कहेंगे सर जी कुछ और टॉपिक हैं इस चैप्टर में, क्या उसको भी पढ़ लें? बिल्कुल पढ़ना है। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है आप चैप्टर वाइज उन टॉपिक को जान सके ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते हैं। बचे जो टॉपिक है उनको भी पढ़िएगा, टॉपर बनने के लिए आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना, ये अवॉइड करने वाले टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उसको भी पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। मतलब विशिष्ट चालकता क्या होती है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कुछ ऐसे मैंने बताया था, कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में मोलर चालकता क्या होता है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोलरोस का नियम क्या है भैया, अनंत तनुता पर
ठीक है। किसी विद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होती है ना, वो उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद में फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, दो नियम उन्होंने दिए थे, दोनों नियम आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में इसी चैप्टर में एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था कैथोड एनोड दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, और एक है सेल का विद्युत वाहक बल। अब इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट है। लिस्ट आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, कोलरोस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद्युत रासायनिक सेल और सेल का विद्युत वाहक बल। इतने टॉपिक्स आपको चैप्टर 2 में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 जो हमारा है, इसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक। अब केमिकल काइनेटिक में हम केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी में हम अभिक्रिया की कोट या अभिक्रिया की आणविकता, इन सबको भी पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको वेग नियम या दर व्यंजक पढ़ लेना है रासायनिक बल गतिकी में। उसके बाद में अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधियां, जैसे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसको डेरिवेट करना है, डेरिवेशन टाइप का होता है। फिर अर्ध आयु काल क्या है, इसको पढ़ना है। फिर अभिक्रिया की कोटि में जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा, उदाहरण, इसको पढ़ लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको पढ़ लेना। फिर आते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ना। अब अभिक्रिया की कोटि हो गई, अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता लिख दीजिएगा इसको कुछ ऐसे, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसको पढ़ लेना। इसमें एक आणविक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, ऐसे ऐसे इसके पार्ट्स हैं, तो उसको पढ़ लेना। तो चैप्टर नंबर 3 में इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने हैं। वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, अर्धायु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और अभिक्रिया की आणविकता। टोटल इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 3 में बहुत ज्यादा स्पेशल है, मतलब इनको बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, देखो आज मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, कौन कौन से टॉपिक बहुत स्पेशल है, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, लेकिन हम इन सबको एक एक करके पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, इन सबको मैं सॉल्यूशन के साथ एक एक करके पढ़ा दूंगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर पर। अब चैप्टर का नाम ही है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ो। फिर लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक तो मैंने इसमें लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 में मैंने दो ही टॉपिक लिए, एक संक्रमण तत्व, एक लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। लैंथेनाइड, संकुचन, ऐसे कुछ टॉपिक है, उसको पढ़ लेना। मतलब ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा स्पेशल है चैप्टर 4 में। बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उसको भी पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 5 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसमें सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उपसह संयोजन यौगिक, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसका, उनके यौगिकों का, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण आपको करना आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर, जैसे आईयूपीएसी नाम, सिंपल नेम, ये सब आना चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इसमें आपके पेपर में केमिस्ट्री के डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भैया इस उपसह संयोजन यौगिक का नाम बताओ। फिर लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड, एक दंतुर, द्विदंतुर, ऐसे लिगैंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसको पढ़ना है भैया। फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत, बीबीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको पढ़ना है। 27 नंबर टॉपिक है, 27। ये 5वें चैप्टर में इतने टॉपिक बहुत खास हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना है। बाकी चैप्टर नंबर 6 पे हम चलेंगे। अपना फर्स्ट जो केमिस्ट्री है वो फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 6 पे अब हम लोग चलते हैं। यानी कि ज्यादातर टॉपिक जो है ना, वो चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक है, क्योंकि इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी ऐड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चैप्टर 6 से चैप्टर 10 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर 6 का हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरिन्स। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, इनको नोट करो और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है, बेटर रहेगा। सबसे पहले हैलो एल्केन होते क्या है, इसको पढ़ लेना। हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे बहुत सारे हैलो एल्केन है, ठीक है,
उनका नामकरण कैसे करेंगे। नॉमेनक्लेचर में दो चीजें होती हैं, एक होता है साधारण नाम, दूसरा होता है IUPAC नेम, ठीक है। तो इनका नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। फिर नेम डायरेक्शन की बारी आ जाती है, जैसे ऊर्ध्व अपक्रिया क्या है, फिर इसी में SN1 तथा SN2 अपक्रिया क्या है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 तथा SN2 अपक्रिया। एक चीज और ध्यान रखना, हमारे केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हैं, जैसे ऊर्ध्व अपक्रिया, ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, कार्बिलमेन अपक्रिया, एल्डोल संघनन, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, लगभग 15-16 रिएक्शंस हैं। उन सारे रिएक्शंस को पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 1 घंटे की लगभग वो क्लास है और उस वीडियो में मैंने सारे नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रखा है, तो उसको जाकर देख लेना मेरे भाई, काम हो जाएगा। तो हाइलो एल्केन वाला पार्ट अभी हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में हाइलो एरीन भी है। तो हाइलो एरीनों में भी हमें हाइलो एरीन के बारे में पढ़ना है, हाइलो एरीन्स का नामकरण कैसे करेंगे। इसी में हमारा क्लोरोबेंजीन भी आता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, या अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो कुछ ऐसे होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, ऊपर Cl लगा रहेगा, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक में क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसको हम ट्राई क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 की बारी आती है, चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब भैया चैप्टर का नाम ही है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो सबसे पहले अल्कोहल्स के पार्ट्स को पढ़ लो भैया, फिर फिनॉल को पढ़ लो, फिर ईथर को पढ़ लो। जैसे अल्कोहल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अल्कोहल के बारे में पढ़ो। अल्कोहल जैसे OH फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, वो अल्कोहल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल में अगर देखा जाए तो CH3OH, ये होगा मेथिल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम मेथेनॉल होगा। C2H5OH, ये होगा एथिल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम एथेनॉल होगा। तो भैया ये OH जो लगा है ना, यही इसकी पहचान है कि ये अल्कोहल है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। अल्कोहल्स का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे सिंपल नेम तो हो गया मेथिल अल्कोहल, अब IUPAC नेम मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, ऑल जुड़ जाता है इसमें। फिर अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल, ऐसे इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण भी करना आपको आना चाहिए। इसी में 39 नंबर टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। यहां पे एक टेस्ट है ल्यूकास परीक्षण, एक टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण के द्वारा ही हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद करते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण को आप लोग जरूर पढ़ लेना, मेरे कहने का मतलब ये है, इसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल्स में डिफरेंस करते हैं कि आखिर तीनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ये ल्यूकास टेस्ट होता है। फिर उसके बाद 40 नंबर टॉपिक है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। देखो C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल होता है, इसके बारे में पढ़ लेना, इसको कैसे बनाते हैं, इसके उपयोग क्या है, सब कुछ, रासायनिक गुण जो भी है, ठीक है। तो अल्कोहल का जो हमारा पार्टीशन है ना, वो इतनी चीजें आपको अल्कोहल्स में पढ़नी है। फिनॉल की बारी आती है, अभी उसी चैप्टर पे हम हैं। अब फिनॉल को अगर देखें तो भैया इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो ऐसे बेंजीन रिंग एक बना देना, ऊपर OH लगा देना, ये होता है फिनॉल। तो फिनॉल्स क्या होते हैं, फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस, सारी चीजें वही दोहराना है। वर्गीकरण आप पढ़ लेना, फिनॉल की निर्माण की विधियां क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद में ईथर की बारी आ जाती है, ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। देखो ROR टाइप के जो होते हैं यौगिक ना, वो ईथर कहलाते हैं। R क्या है, R है एल्किल ग्रुप, जैसे देखो C2H5O, C2H5, ये ईथर है, इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर, C2H5O, C2H5 डाई एथिल ईथर, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा, तो ये होगा ईथर। ईथरों का नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ईथरों के निर्माण की विधियां क्या है, ठीक है। फिर डाई एथिल ईथर बनाने की विधि क्या है, C2H5O, C2H5, इसको बनाएंगे कैसे, ये कंपाउंड ईथर में बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो ये ईथर हो गया। तो हमने इस चैप्टर में अल्कोहल्स के बारे में जाना कि अल्कोहल में आप ये पढ़ लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल का नामकरण, वर्गीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद, और एथिल अल्कोहल। फिनॉल में फिनॉल, इसका वर्गीकरण, निर्माण की विधियां। फिर ईथर में ईथर का वर्गीकरण, नामकरण, निर्माण की विधियां, और डाई एथिल ईथर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे।
चैप्टर का नाम है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? देखो जो CHO फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं ना, CHO, वो एल्डिहाइड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं तो HCHO, आपने पढ़ा होगा HCHO, इसको हम बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। CH3CHO होगा तो ये एसिटाल्डिहाइड होगा। तो ये भैया एल्डिहाइड्स के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चलते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन। देखो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमारा COOH वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, इसको पढ़ लेना। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण, नामकरण, निर्माण की विधियां, ये सब आपको सभी चीजों का पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे करेंगे ये आपको पढ़ लेना है। फिर स्मिट अपक्रिया के बारे में आपको पढ़ लेना है। मतलब चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड क्या होता है, इसका नामकरण, वर्गीकरण, निर्माण की विधियां। कीटोन क्या है, नामकरण, वर्गीकरण, निर्माण की विधियां, सारी चीजें वही पढ़नी होती हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, इसका भी वर्गीकरण, नामकरण, निर्माण की विधियां, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना होगा। फिर आते हैं 54 नंबर टॉपिक पे, नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं। अब ये चैप्टर नंबर शायद 9 एमीन का क्वेश्चन है। नाइट्रो यौगिक, इसके बारे में पढ़ लेना। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, ये शायद अभी चैप्टर नंबर 8 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का ही है शायद, तो इसको सबको पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 यहां से स्टार्ट होता है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, देखो इसको शायद एक बेंजीन रिंग बना दो, बहुत सिंपल सा है। एक बेंजीन रिंग बना दो, ऊपर NO2 लगा दो, इसी को नाइट्रोबेंजीन तो बोलेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन आखिर होता क्या है, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, देखो केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे रिएक्शंस आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कुछ नेम्ड रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, जैसे उड्स अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, लेकिन बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन है। कैनिजारो अपक्रिया है, एल्डोल संघनन है, कार्बिलेमिन अपक्रिया है, ठीक है। ऐसे से बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो उसको आपको अलग से पढ़ना है। 2 टाइप के रिएक्शन और भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन रिएक्शंस को भी अलग से पढ़ना है। क्योंकि मैं रिएक्शंस का नाम थोड़ी ना यहाँ पे लिखूंगा कि ये रिएक्शन ऐसे पढ़ दो, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, आगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिर इसी में एक और है एमीन चैप्टर में, एथिल एमीन बनाने की विधि, C2H5NH2, ये एथिल एमीन होता है, इसको बनाएंगे कैसे, ये टॉपिक भी हमारे चैप्टर नंबर 9 में बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब इसी में एक और टॉपिक है डाइएजोनियम लवण, ये टॉपिक भी चैप्टर नंबर 9 में बहुत खास है। तो चैप्टर नंबर 9 के इतने टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने लास्ट चैप्टर पे, क्योंकि लास्ट है भाई, तो लास्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर का नाम क्या है कि जैव अणु, जिसको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हम विटामिन भी लेते हैं, प्रोटीन भी हम ग्रहण करते हैं, भाई दाल खाया हमने, कुछ भी खाया, प्रोटीन मिलता है। हमारे अंदर DNA RNA होता है, एंजाइम भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ना होता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसी के टाइप्स हैं, उसको पढ़ना है। सेलुलोज क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, बहुत सारे एमिनो अम्ल हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। देखो हम हैं, हमारे बॉडी के बारे में खुद हम ही को नहीं पता कि कितने हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। जो बायो से हैं उनको तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा, जो मैथ से, आर्ट से है ना, उनको बहुत कम जानकारी होगा, ठीक है। फिर प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन हमें पता ही है भैया, बहुत सारी ऐसी चीजें हम खाते हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो आखिर प्रोटीन होता क्या है। DNA तथा RNA, न्यूक्लिक अम्ल की बारी आ गई। DNA तथा RNA, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड आप जैव अणु चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बायोमोलिक्यूल को ना पढ़ें, उसमें DNA और RNA को ना पढ़ें, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि DNA और RNA जो है ना, हमारे शरीर के एक पार्ट से समझ लीजिए, क्योंकि DNA के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पिताजी हैं, कोई बच्चा है, लड़का है उनका, अब पिताजी कह रहे हैं मेरा बच्चा नहीं है, वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं ना, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये इन्हीं का बेटा है। तो ये खास है भैया, प्रोसेस अच्छा है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम के बारे में भी पढ़ लेना, बहुत सारे एंजाइम। विटामिन क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ाई है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। जैसे विटामिन ए क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन बी क्या होता है, इसका रासायनिक नाम सबका पढ़ लेना। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग्स क्या होता है,
इसके बारे में भी, मतलब 68 नंबर टॉपिक हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। अब कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो हर कोई नहीं देगा, आपको बहुत स्पेशल है। देखो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो अगर हम लोग देखें तो हमारे जो चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर हैं उसी से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। चैप्टर 1 से 5 में लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा है ही नहीं। दूसरी चीज, कुछ आपके जो नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शन आपके जो 10 12 15 जो भी हो उनको आप लोगों को पढ़ लेना है भैया। मैंने एक वीडियो में उसको पढ़ा भी रखा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। उसके बाद में क्या होता है जब टॉपिक के रिएक्शंस आते हैं, क्या होता है जब इसके अभिक्रियाएं आती हैं भैया 5 नंबर में, इसको पढ़ना है अलग से, वो मैं आगे बताऊंगा। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, इसके भी रिएक्शंस आते हैं, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। एक चीज और मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं बेटा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से ही आएंगे, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं, और इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है, ये शायद आपको पहले से ही पता हो। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास। मैंने आपको आज की इस क्लास में 70 ऐसे टॉपिक को बताया केमिस्ट्री में ना जो बहुत खास हैं। मेरे कहने का मतलब है इन टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, बाकी जो बच रहा है उनको भी पढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है, टॉपर बनना है तो सबको पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।